वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 4। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जेनेटिक्स क्या होती है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हमें समझ आ गए हैं। तीनों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और रेशोज़ हमें समझ आ गई हैं। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये तीनों कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। मल्टीपल एलील्स हमें समझ आ गया है और एक फिनोमिनन प्लियोट्रॉपी हमें समझ में आ गया है, जिसमें एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में लास्ट में हमने ये चीज़ देखी थी कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ अलील्स, जो मेंडल ने इनहेरिटेंस समझाते हुए हमें समझाए थे। तो इन दोनों के बिहेवियर में क्योंकि एक रूपता है, वहाँ से निकल के आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसी साइंटिस्ट की एक स्टेटमेंट है। आई मे फाइनली कॉल अटेंशन टू द प्रोबेबिलिटी दैट द एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर्स and their subsequent separation during the reducing division means meiosis, may constitute the physical basis of the Mendelian law of heredity। ये स्टेटमेंट दी थी वाल्टर सटन नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में। उन्हीं दिनों एक और साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली कही थी। उस साइंटिस्ट का नाम था थियोडोर बोवरी। और एडमंड विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे। एडमंड विल्सन, ये आगे भी आएगा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। एडमंड विल्सन जो है सटन के टीचर थे, वाल्टर सटन के टीचर थे और थियोडोर बोवरी के फ्रेंड थे। तो उन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा सटन बोवरी थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड सटन बोवरी थ्योरी। ये है मिस्टर वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी और ये है एडमंड विल्सन। क्या कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोम्स आर द बेसिस फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। यहीं पे एक ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? ये एनसीईआरटी पेज 81 पे फिगर 5.8 में कुछ हमें दिखाया भी हुआ है। क्या दिखाया है? मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम्स एग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड? ये चीज़ उसने हमें रिवीजन के लिए दिखाई है। ये पिछली क्लास में 11th में हम पढ़ चुके हैं। ये G1 फेज़ है, G2 फेज़ में ये टेट्राड बन गए। फिर मियोसिस 1 का सीधा एनाफेज दिखाया है जब ये सेपरेट होने शुरू हो गए। सेपरेट होने के बाद मियोसिस 2 के एनाफेज में ये सिंगल सेपरेट होने शुरू हो गए और फाइनली ये 4 टाइप की जर्म सेल्स हमारे पास बन गई। जर्म सेल्स मीन्स ईदर स्पर्म और एग और ओवम। क्लियर? सिमिलरली पेज 82 के ऊपर फिगर 5.9 में हमें उसने दिखाई है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें वो 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। या तो इस ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन लगा है और येलो के साथ रेड लगा है, या फिर इसके साथ रेड लग गया और येलो के साथ ग्रीन लग गया। और फाइनली यहाँ पे जो जर्म सेल्स बनी वो इस तरीके से बनेंगी और यहाँ पे जो जर्म सेल्स बनी वो इस तरीके से बनेंगी। यानी अगर 2 क्रोमोसोम हैं तो दोनों
कि जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ हमें यहाँ समझाई गई है। अब आगे देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरेटिकली तो सटन एंड बोवरी ने बता दी हमको, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया जाए इसको, किसने किया एक्सपेरिमेंटली प्रूव? 1911 में ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, ये नाम तो बिल्कुल इम्प्रिंट कर लीजिए अपने माइंड में, थॉमस हंट मॉर्गन। ये हैं थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने काम किया इन फ्रूट फ्लाइज के ऊपर लैब के अंदर। इस बॉटल के अंदर फ्रूट फ्लाइज हैं, नीचे फ्रूट फ्लाइज के खाने के लिए कुछ उसने या तो यीस्ट या शुगर इस तरीके की चीज़ें डाली हुई हैं। 1915 में थॉमस हंट मॉर्गन ने कुछ और लोगों के साथ मिलके ये लिखी थी बुक द मैकेनिज्म ऑफ मेंडेलियन हेरेडिटी। 1933 में थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इन्हीं साइंटिस्ट में एक और नाम आ रहा है, स्टर्टीवांट। स्टर्टीवांट मॉर्गन का स्टूडेंट था और इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट एक काम किया था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मॉर्गन की लैब का नाम रखा गया था मॉर्गन्स फ्लाई रूम। ये मॉर्गन के फ्लाई रूम को दिखाया मैंने आपको। अब मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रोमोसोमल थ्योरी को कैसे प्रूव किया ये देखते हैं हम। फ्रूट फ्लाई में भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह मेल इज़ XY, फीमेल इज़ XX, और फ्रूट फ्लाइज में रेड आइज आर डोमिनेंट ओवर वाइट आइज। ये चीज़ मॉर्गन को मालूम थी। अब एक फीमेल ली जिसकी वाइट आइज थी, उसको क्रॉस किया एक मेल फ्रूट फ्लाई के साथ जिसकी रेड आइज थी। क्लियर? इस क्रॉस से होना क्या चाहिए कि रेड आई की प्रोजेनी बननी चाहिए, क्योंकि रेड आइज आर डोमिनेंट ओवर वाइट आइज। बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड जितनी भी मेल प्रोजेनी थी उन सब की वाइट आइज थी और जो फीमेल प्रोजेनी थी उनकी रेड आइज थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये देखिए, मेल के पास थे X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम, ये मालूम था। फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम थे, ये भी हमें मालूम था। अब अगर इसने वाइट होना है, रिसेसिव ट्रेट होना है, तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि मेल ने इसको अपना Y क्रोमोसोम देना ही देना है, वो इसने दिया, और फीमेल से एक X क्रोमोसोम यहाँ आ गया। तो ये वाइट आइज तभी हो सकती हैं क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है कि सिर्फ वो X के थ्रू आई। अगर Y के ऊपर रेड का जीन होता तो वो इन आइज को रेड कर देता, जैसा कि फीमेल के केस में हुआ। एक वाइट यहाँ से आया लेकिन एक रेड X क्रोमोसोम यहाँ से आया, ये रेड हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से जब उसने नॉर्मल विंग्स और मिनिएचर विंग्स के एक्सपेरिमेंट किए, फ्रूट फ्लाइज में नॉर्मल विंग्स आर डोमिनेंट ओवर मिनिएचर विंग्स, तो भी सिमिलर रिजल्ट ही मिले। इन सारे रिजल्ट्स के बेस पे थॉमस हंट मॉर्गन ने बोला कि भाई जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। Thus he experimentally proved chromosomal theory of inheritance. He also proved that some traits are sex linked, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई ट्रेट्स होते हैं, कोई जीन्स होते हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो सेक्स लिंक्ड है।
ये हैं फ्रूट फ्लाइज दोनों जिन पे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, ये रेड आई वाली, ये वाइट आई की वैरायटी दिखाई हुई है। अब इन टाइनी फ्रूट फ्लाइज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। टाइनी वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी टाइनी वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टाइनी वर्ड लिखा है। और एक बार नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, जिसमें कहते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ करेक्ट विच इज़ इनकरेक्ट, उसमें एक बार क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ये भी दी हुई थी कि मॉर्गन वर्कड विद लार्ज फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। और स्टूडेंट्स को तो मॉर्गन याद था और ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर याद था, तो उन्होंने सोचा ये तो ट्रू है। एक्चुअली ट्रू नहीं थी, क्योंकि टाइनी की जगह लार्ज वर्ड लिख दिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टाइनी फ्रूट फ्लाइज। इनका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ड्रोसो का मतलब होता है मॉइस्चर, फिला मीन्स लविंग, मॉइस्चर लविंग। मिलेनो का मतलब होता है डार्क, इससे बना है मेलानिन भी, मेलानिन पिगमेंट। मिलेनो डार्क, गैस्टर मीन्स एब्डोमन, यानी काले रंग का पेट होता था, इसलिए नाम रख दिया ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। उसने फ्रूट फ्लाइज पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए, क्या फ़ायदे थे? एक तो इनको लैब में ही ग्रो किया जा सकता है, कोई बाग बगीचों की ज़रूरत नहीं है जैसे मेंडल को पड़ी थी। और सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इनको ग्रो किया जा सकता है, चाहे शुगर पे चाहे ईस्ट पे। ग्लास बॉटल्स में ग्रो कर सकते हैं और बहुत छोटी सी लाइफ साइकिल है 2 वीक्स की। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी सिंगल मेटिंग से पर डे 100 अंडों के करीब देती हैं। राउंड द ईयर ब्रीडिंग होती है इनमें, कोई सीज़न नहीं है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजीली डिस्टिंग्विशेबल, यानी दूर से देखने से ही आप बता सकते हो ये मेल फ्लाई है, ये फीमेल फ्लाई है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल फीमेल को क्लियर कट डिमार्केट किया जा सके एक्सटर्नली, उन उस चीज़ को बोलते हैं सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म। ये एनसीईआरटी में हमारे दिया भी हुआ है, फिगर 5.10। हमेशा याद रखना ये छोटे वाला मेल है, बड़े वाला फीमेल है। बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स की टेक्स्ट बुक्स में आपको शायद इस सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म की और डिटेल्स भी मिल जाएंगी, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना कभी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। हमें सिंपली ये याद रखना है कि इसमें सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, जिसकी वजह से इनको पहचानना आसान है। मेल साइज़ में छोटा होता है, फीमेल साइज़ में बड़ी होती है। और कई तरीके की हेरिडिटी वेरिएशंस होती हैं इनमें, जिनको इजीली पहचाना जा सकता है, चाहे वो आँखों के बारे में है, चाहे वो विंग्स के बारे में होती हैं, चाहे वो बॉडी कलर के बारे में होती हैं। वेरिएशंस इजीली ऑब्जर्व की जा सकती हैं लो पावर माइक्रोस्कोप से या सिंपल लेंस से। और उन वेरिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए जब इनको पकड़ने की ज़रूरत होती है तो कुछ नहीं करना होता, उस बॉटल में थोड़ी सी ईथर डालते हैं, ये सब बेहोश हो जाती हैं, इनएक्टिवेट हो जाती हैं और इजीली इनको स्टडी किया जा सकता है। क्रोमोसोम नंबर बहुत थोड़ा सा है इनमें, 4 पेयर्स, 3 ऑटोसोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। तो चले आगे, अब फिर मेंडल की बात करते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन मेंडल की थी जो उसने रिकॉर्ड तो की, लेकिन उसके ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर पाया, नहीं तो कोई और भी चीज़ मेंडल हमें ढूंढ के दे देते। क्या ऑब्जर्व किया? जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया प्लांट हाइट एंड पोड शेप। प्लांट हाइट में हमें पता है टॉल इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट, पोड शेप में हमें पता है फुल या इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट ओवर फ्लैट और कंस्ट्रिक्टेड। ये चीज़ मेंडल भी जानते थे और अब हमें भी मालूम है, यही था। टॉल इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्फ्लेटेड या फुल इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड, कैपिटल आई स्मॉल आई।
तो जब मेंडल जी ने कैपिटल टी कैपिटल आई को क्रॉस किया स्मॉल टी स्मॉल आई के साथ, ये है पेरेंटल जनरेशन। तो जो F1 प्रोजेनी बनी वो सारी टॉल थी और पोड शेप इन्फ्लेटेड या फुल थी, और इसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे वो बाकियों के साथ कर रहा था, सेम एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर जब उसने F1 जनरेशन को सेल्फ किया तो जो F2 जनरेशन आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी, टॉल फुल, टॉल फ्लैट, शॉर्ट फुल और शॉर्ट फ्लैट। और इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होना चाहिए था? 9:3:3:1। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होनी थी। लेकिन ये रेशो नहीं मिले मेंडल को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। उसने 2-3 बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया लेकिन कभी भी 9:3:3:1 का रेशो नहीं मिला। फिलहाल उन्होंने इसको इग्नोर किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है आगे इसके ऊपर मैं सोचूंगा और एक्सपेरिमेंट में करूंगा, लेकिन बाद में उनको टाइम नहीं मिल पाया। सेम चीज स्वीट पी फ्लावर में भी होती है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी, पाइसम, टाइवम के ऊपर। एक होता है स्वीट पी। स्वीट पी में क्या हुआ? जब रेड फ्लावर्स विद लॉन्ग पोलन ग्रेन्स को क्रॉस किया वाइट फ्लावर्स एंड शॉर्ट पोलन ग्रेन्स या राउंड पोलन ग्रेन्स, तो जो F1 प्रोजेनी आई वो सारी रेड एंड लॉन्ग थी। क्यों? क्योंकि रेड डोमिनेंट था, लॉन्ग डोमिनेंट था। F1 प्रोजेनी की जब सेल्फ क्रॉस करवाई तो ये फिनोटाइप बनने चाहिए थे, रेड विद लॉन्ग, रेड विद राउंड, वाइट विद लॉन्ग एंड वाइट विद राउंड, और इनका रेशो आना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन वो रेशो नहीं आया। ये एक्सपेक्टेड नंबर थे 9:3:3:1 के हिसाब से। ये करीब 450, ये 150, ये भी 150 और ये 50 बनने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली ये 583 बने, यानी 450 से कहीं ज़्यादा। ये 26 बने, 150 से कहीं कम। ये 24 बने, 150 से कहीं कम। ये 170 बने, 50 से कहीं ज़्यादा। करीब करीब ये रेशो मिला 23:1:1:7। ये जो रेशो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1 से। डिफरेंट साइंटिस्ट को डिफरेंट फिनोटाइप्स के लिए डिफरेंट रेशो मिलते रहे। जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है 9:3:3:1 की जगह। किसी को यहाँ 24 मिलने लग गया होगा, किसी को 27 मिल गया, किसी को यहाँ 9 मिल गया। ये एक्सपेरिमेंट किया था 1905 में बेटिसन एंड पन्नट ने। स्वीट पी का साइंटिफिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया, फ्लावर कलर एंड शेप ऑफ पोलन ग्रेन्स, प्योर लाइंस कैपिटल आर कैपिटल एल को क्रॉस किया स्मॉल आर स्मॉल एल के साथ। F1 क्या बनी? कैपिटल आर कैपिटल एल स्मॉल एल। जब सेल्फ क्रॉस किया F1 को तो F2 में जो फिनोटिपिक रेशो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 9:3:3:1। किसका? कैपिटल आर कैपिटल एल स्मॉल आर कैपिटल एल और स्मॉल एल का। बट दे ऑब्जर्व्ड इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड दिस, यानी जैसे पेरेंट्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी तो उन फिनोटाइप्स की ज़्यादा मिली और नॉन पेरेंटल टाइप की फ्रीक्वेंसी उनको कम मिली। ये थी ऑब्जर्वेशन।
9331 में ये आने चाहिए थे, एक्चुअली ये ऑब्जर्व हुए। गूगल पे भी डिफरेंट टेक्स्ट बुक में ये फिगर्स डिफरेंट मिल सकती हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उनमें काउंटिंग अलग अलग थी। बेसिक थिंग टू ऑब्जर्व हेयर इज कि 9:3:3:1 का रेशो नहीं आया। यहाँ पे देखिए 3900 से बहुत ज़्यादा 4800, 435 से बहुत ज़्यादा 1300, यहाँ 1300 आने चाहिए थे, उनसे बहुत कम दोनों केस में करीब करीब 400 मिले। तो ये है मेन ऑब्जर्वेशन। Instead of 9:3:3:1 ratio expected for two independent assorting genes, they obtained a ratio of 24:1:1:7। और जैसा कि मैंने बताया, किसी लिटरेचर में, किसी पेपर में आपको 12:1:1:3 और 14:1:1:2 इस तरीके के रेशो भी लिखे मिल सकते हैं। Two phenotypic classes are more than expected, red long and white round. As a possible explanation for this, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी बैटिसन पन्नट ने? उन्होंने प्रपोज किया कि जो F1 ने जब आगे गमीट्स बनाए तो उन गमीट्स में कैपिटल R और कैपिटल L एक साथ रहे, स्मॉल r और स्मॉल l ये भी एक साथ रहे, क्योंकि ये गमीट्स पेरेंटल गमीट्स से मिलते थे। बिकॉज दीज जीनोटाइप्स वर दी गमेटिक टाइप्स इन दी ओरिजिनल पेरेंटल प्योर लाइन्स, उसमें भी इसी तरीके के बने थे, कैपिटल R कैपिटल L स्मॉल r स्मॉल l। द रिसर्चर्स यानी बैटिसन और पन्नट ने सोचा कि कोई फिजिकल कपलिंग है बिटवीन द डोमिनेंट अलील्स R एंड L कैपिटल एंड बिटवीन रिसेसिव अलील्स दैट इज स्मॉल r एंड स्मॉल l। उनका कहना था कि भाई ये फिजिकली आपस में कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने टर्म यूज किया इसके लिए कपलिंग। और ये जो फिजिकल कपलिंग थी इन अलील्स के बीच में, इसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाई। लेकिन कुछ प्रोजेनी ऐसी भी थी जिसमें पेरेंटल ट्रेट्स का मिक्सचर था, चाहे उनकी परसेंटेज कम थी। तो इस प्रोसेस को उन्होंने बोला रिपल्शन, यानी कि दोनों जो फिजिकल कपलिंग से एक साथ जुड़ के बैठे थे अलील्स, उनमें थोड़ी बहुत रिपल्शन भी थी, एक दूसरे को रिपेल भी किया उन्होंने, और थोड़ी बहुत जो प्रोजेनी बनी वो मिक्सचर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स बन गई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम चल पाया कि इस फिजिकल कपलिंग की एक्चुअल नेचर क्या है। सब चीज़ें ये थ्योरेटिकल थी, हाइपोथेटिकल थी, क्योंकि तब तक मॉर्गन ने ये प्रूव नहीं किया था कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो इसलिए थ्योरेटिकली उन्होंने अपनी बात कह दी, किन्होंने? बैटिसन एंड पन्नट ने। The confirmation of Bateson and Punnet's hypothesis was done by T.H. Morgan। कैसे? उन्होंने फिर फ्रूट फ्लाइज के ऊपर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, येलो बॉडी वाइट आइज और ब्राउन बॉडी रेड आइज, और रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी किए। ये मालूम चल चुका था मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके कि ये एक्स लिंक्ड जीन्स हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं ये जीन्स, और जो इनसे F1 प्रोजेनीज आई उनको फिर आपस में इंटर क्रॉस किया। यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड सेल्फिंग यूज़ नहीं हो रहा है, सेल्फिंग यूज़ होता है प्लांट्स के केस में, यहाँ इंटर क्रॉस वर्ड यूज़ होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और F2 रेशो डेविएटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशो। वही चीज़ फ्रूट फ्लाइज में भी प्रूव हो गई। पेरेंटल टाइप्स वर मच हायर, जिस तरीके के पेरेंट्स थे F2 प्रोजेनी में उस तरीके के ऑफस्प्रिंग ज़्यादा थे।
मॉर्गन ने टर्म कॉइन किया लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर साल एक ना एक सवाल लिंकेज के ऊपर नीट में आएगा ही आएगा। So Morgan coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, और टर्म यूज किया recombination to explain the few non-parental gene combinations। अब सवाल उठता है कि प्लियोट्रॉपी भी तो हो सकती है कि उन दोनों फिनोटिपिक ट्रेट्स को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा हो, तभी वो एक साथ चल रहे हों, जैसा मेंडल ने बता दिया था हमें। लेकिन अगर प्लियोट्रॉपी होती तो रिकम्बिनेशन फिनोटाइप्स नहीं हो पाते, सिर्फ पेरेंटल टाइप ही होते। यहाँ पे रिकम्बिनेशन फिनोटाइप भी हैं, इसलिए लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन नाम के दो नए प्रोसेस हमें पता चल गए। मॉर्गन आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, some genes were very tightly linked, showed very low recombination, while others were loosely linked, showed higher recombination। यानी जो ये नॉन पेरेंटल टाइप प्रोजेनी है, किन्हीं ट्रेड्स में तो इनकी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, किन्हीं में कम आ रही है। तो मॉर्गन ने बताया कि दो जीन्स या तो टाइटली लिंक हो सकते हैं या लूजली लिंक हो सकते हैं। ये पेज 84 के ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, फिगर 5.11। क्या कहता है ये? लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। तो ये कुछ नई चीज़ हमारे सामने आई है। ये जो प्लस के साइन हैं और सब जगह स्मॉल लेटर्स में YW या WM लिखे हुए हैं, तो इस डायग्राम को, इस फिगर को समझने से पहले हम कुछ और समझते हैं। मॉर्गन ने जब फ्रूट फ्लाइज को नेचुरल फॉर्म में, वाइल्ड फॉर्म में स्टडी किया, तो उसने देखा कि जो रेड आईज वाली हैं ये नॉर्मली नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा हैं, कुछ वाइट आईज वाली भी हैं, कुछ अलग कलर भी हो सकते हैं, मान लीजिए पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, लेकिन मेजॉरिटी रेड है। तो उसने बोला कि रेड टाइप जो है इसको बोला गया वाइल्ड टाइप है, ये वाइल्ड WILD। और जो वाइल्ड से डिफरेंट कलर्स आते हैं ये हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशंस हैं, इनको बोला गया म्यूटेंट टाइप्स। अगर मैं जो अभी तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में हम कर रहे थे कि डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर यानी रेड का R से अगर इनको डिनोट करूं, तो स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r से ये नहीं पता चलेगा कि हम वाइट की बात कर रहे हैं कि ग्रीन की बात कर रहे हैं कि पिंक की बात कर रहे हैं कि ब्लू की बात कर रहे हैं। तो ये मेथड कामयाब नहीं हो सकता। तो म्यूटेंट जो जीन हैं इनसे पकड़ा गया, इनके फिनोटाइप से पकड़ा गया, और दूसरों को बोला गया वाइल्ड टाइप जो नेचुरल थे। यहाँ म्यूटेंट वाइट है तो लिखा जाएगा W से, और इसके साथ जब वाइल्ड टाइप का हम क्रॉस कराएंगे तो उसे बोला जाएगा W सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन। अब क्लियर हो गया ये कैसे लिखे जाते हैं? W प्लस, ये स्मॉल w लिखा जाएगा अगर ये रिसेसिव है। कोई ट्रेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें जो म्यूटेंट टाइप है ये डोमिनेंट हो जाए, तब कैपिटल W लिखा जाएगा। और वाइल्ड टाइप को यानी इन रेड वालियों को तब लिखा जाएगा कैपिटल W प्लस। सेम अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इन ग्रीन आइज वालों के साथ वाइल्ड टाइप का, तो स्मॉल g एंड स्मॉल g प्लस। स्मॉल g ग्रीन आइज के लिए क्योंकि रिसेसिव हैं, और स्मॉल g प्लस वाइल्ड टाइप रेड के लिए। अगर ग्रीन आइज डोमिनेंट होंगी तो कैपिटल G, और वाइल्ड टाइप के लिए कैपिटल G प्लस। सिमिलरली पिंक के लिए स्मॉल p प्लस एंड कैपिटल P
प्लस, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। द अलील दैट एनकोड्स द मोस्ट प्रेवलेंट, जैसे यहाँ मोस्ट प्रेवलेंट क्या है, रेड, एंड मोस्ट कॉमन फिनोटाइप इन नेचुरल पॉपुलेशन इज नोन एज वाइल्ड टाइप अलील डेजिग्नेटेड विद द प्लस साइन। और जनरली डोमिनेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही डोमिनेंट होते हैं, जनरली डोमिनेंट। एनी अदर फॉर्म ऑफ दैट अलील इज नोन एज म्यूटेंट, जैसे ये और ये सब, ये म्यूटेंट टाइप कहलाती हैं, जो जनरली रिसेसिव होती हैं। क्लियर? तो अब इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। क्रॉस ए को देखते हैं पहले हम। क्रॉस ए में क्या दिखाया हुआ है, ये फीमेल, ये मेल। मेल उसने लिया वाइल्ड टाइप, फीमेल उसने ली डबल रिसेसिव। अब F1 जनरेशन में जो फीमेल्स बनेंगी, कैसी बनेंगी, एक ही टाइप की बनेंगी। ये जो YW है इस वाइल्ड टाइप के साथ चले जाए एक्स क्रोमोसोम के साथ, ये जो स्ट्रेट हैं वो एक्स क्रोमोसोम है, और जो ये एल शेप दिखाए हैं ये वाई क्रोमोसोम दिखाए हैं। मेल कैसे बनेंगे, मेल में वाई क्रोमोसोम तो आना ही आना है, और उसके साथ एक ही टाइप का एक्स आ सकता है, ये YW वाला। तो ये मेल बन गए, ये फीमेल बन गए F1 जनरेशन में। जब उनको इंटर क्रॉस कराया और F2 जनरेशन बनी तो ये कम्बिनेशंस बनने हैं। ये ऊपर 4 मेल बन सकते हैं, नीचे 4 फीमेल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि मेल के केस में एक एक वाई तो आएगा ही आएगा, तो ये वाई आ गया। अब एक्स कौन कौन से आ सकते हैं, एक्स या तो सीधा ही YW आ जाए, ये YW आ गया, या Y प्लस W प्लस आ जाए, ये Y प्लस W प्लस आ गया, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होती तो Y प्लस के साथ W आ जाता, या Y के साथ W प्लस आ जाता, तो 9331 बन जाता। लेकिन रेशो 9331 हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि पेरेंटल टाइप 98% थी, और ये जो रिकम्बिनेंट टाइप थे ये सिर्फ 1.3% बने। सेम फीमेल के केस में है। फीमेल के केस में एक YW तो यहाँ से आएगा ही आएगा, एक्स क्रोमोसोम, तो चारों में एक YW आ गया। फिर इन YW के साथ या तो ये YW आ जाए, ये YW आ गया, या Y प्लस W प्लस आ जाए, ये Y प्लस W प्लस आ गया, या इनकी कम्बिनेशन आ गई, Y प्लस और W आ गया, यहाँ पे Y और W प्लस आ गया। मेन चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली ये है कि ये जो सब थे ये पेरेंटल टाइप्स हैं, जैसे पेरेंट्स थे वही फिनोटाइप है। ये सारे रिकम्बिनेंट्स हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। टोटल पेरेंटल टाइप्स थे 98.7% और रिकम्बिनेंट टाइप हैं 1.3%। ये राइट साइड जो क्रॉस बी दिखाया है उसमें उसने वाइट और मिनिएचर विंग, यानी वाइट आइज और छोटे साइज़ के विंग्स को वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस कराया है, और सेम प्रोसेस में उसने देखा कि पेरेंटल टाइप 62.8% है और रिकम्बिनेंट्स 37% आए हैं, यानी रिकम्बिनेंट्स इस केस में ज़्यादा हो गए। क्यों हो गए ज़्यादा? क्योंकि यहाँ उसने पोजीशन दिखाई है, ये दोनों अलील्स पास पास हैं क्रोमोसोम एक्स के ऊपर, ये दोनों अलील्स क्रोमोसोम एक्स के ऊपर सफिशेंटली एक दूसरे से दूर हैं, यानी रिकम्बिनेशन के चांस बढ़ गए। ये टाइटली लिंक्ड हैं, ये लूजली लिंक्ड हैं। क्लियर हो गया है ये फिगर? जीन्स वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकम्बिनेशन, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग्स शोड 37.2% रिकम्बिनेशन। इस परसेंटेज जो आई ये इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन।
मॉर्गन का स्टूडेंट था स्टर्टवांट। अल्फ्रेड स्टर्टवांट used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। इसमें दो तीन चीज़ें याद रखना, एक तो इसका नाम याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन टर्म याद रखना, बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। जब जेनेटिक मैप बने तो वो जो ट्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो उसी क्रोमोसोम पे होने चाहिए, तभी जेनेटिक मैप हम बना पाएंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन अगर ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से दूर हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन अगर कम है तो एक दूसरे के नज़दीक हैं। इसका फ़ायदा उठा करके मैपिंग करी अल्फ्रेड स्टर्टवांट ने। ये उनकी फ़ोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। जेनेटिक मैप इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स अलोंग ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है जीन्स का। जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। जैसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो चला उसमें यही चीज़ें यूज़ की गई जेनेटिक मैपिंग के लिए। सेंटीमॉर्गन यूनिट है जिसको स्मॉल सी कैपिटल एम से लिखते हैं, इसको मैप यूनिट भी बोलते हैं, इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग जेनेटिक लिंकेज। क्या होता है सेंटीमॉर्गन? It is defined as distance between chromosome positions for which the average recombination frequency is 1%। यानी ऐसे दो जीन्स के बीच में अगर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एवरेज रिकम्बिनेशन 1% निकले, जैसे यहाँ 1.337% है, 1% निकलती है तो उसको बोलते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। क्रोमोसोम पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। उस पोजीशन को टेक्निकली लोकस या मार्कर्स भी बोलते हैं। मैप यूनिट्स इंडिकेट रिलेटिव डिस्टेंस एंड ऑर्डर, नॉट प्रिसाइज लोकेशंस ऑन द जीन्स। जैसे ये दिखाए हैं 3 जीन्स हैं, इनकी एक तो सीक्वेंसिंग यानी ऑर्डर दिखाया है 1 2 3, ऑर्डर मीन्स 1 2 3 4 5 6, और रिलेटिव डिस्टेंस यानी एक दूसरे से कंपैरेटिवली इतनी दूर है, ये एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये क्रोमोसोम के ऊपर इस जगह हैं। मैप यूनिट के थ्रू ये चीज़ नहीं पता की जा सकती। इस डायग्राम में क्या दिखाया है? 3 फिनोटाइप, बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, और इनको जीन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं स्मॉल बी CNVG। इन दोनों जीन्स के बीच में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकली 8%, इन दोनों के बीच में निकली 9% और इन दोनों के बीच में निकली 17%। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि कौन से जीन की पोजीशन क्या है। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQs डालूंगा, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको ये चीज़ दे देंगे कि 3 जीन्स में ये RF है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो इनकी सीक्वेंस बताइए। Genes that are far apart on the same chromosome can have a recombination frequency near 50%। ये याद रखना है, 50% is maximum recombination frequency। इससे ऊपर recombination frequency हो ही नहीं सकती। Such genes are physically तो लिंक होते हैं जिनमें 50% आ जाए, लेकिन genetically unlinked हैं वो, and behave as if found on different chromosomes। ये चीज़ मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा अभी क्यों 50% ही आ सकती है। अब ये जो BCN VG हैं, इनको भी क्योंकि मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, ये पिक्चर आपको दिखाई है, तो B बॉडी कलर ब्लैक के लिए यूज़ हुआ है। CN सीनाबार एक मरकरी का और होता है जिसका कलर ब्राइट रेड होता है, तो ब्राइट रेड कलर को सीनाबार बोलते हैं, इसलिए यहाँ CN वर्ड यूज़ हुआ है। और VG यूज़ हुआ है वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब है
मिनिएचर, छोटे साइज के। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, genes located on the same chromosome that tend to inherit together are called linked genes. Same chromosome. Production of offspring with combinations of traits differing from parents is called genetic recombination. ये चीज़ हमें अब तक समझ आ गई। Offspring with the phenotype matching any one of the parental phenotypes are called parental types. और जिनमें नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स होते हैं उसे बोलते हैं रिकम्बिनेंट टाइप्स या सिंपली रिकॉम्बिनेंट्स। 50% frequency of recombination is observed for any two genes on different chromosomes. different chromosomes में अगर होते हैं तो independently assort होते हैं और उनमें 50% recombination मिलती है। Genetic recombination takes place due to crossing over of homologous chromosomes. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर। ये रिकम्बिनेशन हो क्यों रही है दोनों जीन्स की? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नाम की कोई चीज़ हो रही है और क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। स्टर्टवंट कंस्ट्रक्टेड जेनेटिक मैप और predicted that the farther apart two genes are, the higher the probability that crossover will occur. क्योंकि जितनी दूर हैं उनकी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्रॉसिंग ओवर होने की। यहाँ से हमें समझ आ जाएगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है कि 50% क्यों आती है। यहाँ पे आप देखिए, ये F1 जनरेशन है, इनके जो गैमीट्स बने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई। F1 जनरेशन का ये जीनोटाइप बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब सेल्फिंग करी तो ये गैमीट्स बने। अब इन गैमीट्स में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी पेरेंट टाइप के गैमीट दो तो ये बन गए, 1 2, और था पेरेंट में स्मॉल वाई तो 2 स्मॉल वाई बन गए। और जो बाकी 4 हैं ये रिकम्बिनेशन टाइप हैं। 8 में से 4 ही पेरेंटल टाइप बन सकते हैं, इसीलिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है तो 50% से ऊपर नहीं हो सकती। अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं और लिंक्ड हैं लेकिन इतनी दूर हैं कि फिर भी इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो भी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी 50% से ऊपर नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? ये है पेरेंटल टाइप, रिकम्बिनेंट टाइप। ये पेरेंटल टाइप हैं, ये रिकम्बिनेंट टाइप हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स थे तो ये पेरेंट्स के जैसे हैं, ये पेरेंट्स के ट्रेट्स के मिक्सचर हैं। जेनेटिक लिंकेज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन लिंक्ड जीन्स एवर सेपरेट? यस दे कैन। कैसे? रिकम्बिनेशन के थ्रू। अब फिर ये आपको मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ, व्हाट इज रिकम्बिनेशन? Recombination is the process through which genes present on the same chromosome can be separated and new combination of genes could be formed. Very good. Recombination is caused by physical exchange between paired homologous chromosomes early in prophase of first meiotic division after chromosomes have duplicated. Crossing over के through होती है, ये हमें समझ आ गई। At any one point along a chromosome, the process of exchange यानी जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है involves only 2 of the 4 chromatids in a meiotic tetrad. जो टेट्रेड बनता है उसमें से कोई 2 यूज़ होती हैं आपस की, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही क्रॉसिंग ओवर होती है, ये याद रखना। लेट इन प्रोफेज 1 क्रॉस ओवर्स बिकम
विजिबल एज कियाज्मेटा, कियाज्मा भी इसको बोलते हैं, इसलिए दी गई थी कियाज्मा टाइप थ्योरी बाय जेनिसंस इन 1909। ये देखिए अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये क्रॉसिंग ओवर हो गई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, और ये बन गए रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, और ये हैं नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं? ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं? ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सिमिलरली ये इसका भी नॉन सिस्टर है। कियाज्मा, ये है कियाज्मा, या कियाज्मेटा भी इसको बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किन के बीच हो रही है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अक्कर्स इन पैकीटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ये याद रख लेना, प्रोफेज 1 में होती है क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस 1 पैकीटीन स्टेज कब होती है? ड्यूरिंग साइनेप्सिस। ये 11th क्लास में सब पढ़ा भी है हमने। Synapsis is the pairing of the two homologous chromosomes that occurs during meiosis prior to their segregation। जब वो आपस में meiosis 1 में segregate होने थे उससे पहले synapsis बनी। synapsis के during पैकीटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती है। ये फिर वही चीज़ दिखाई हुई है मैंने डिटेल में आपको। ये स्टेजें आपको याद हैं 11th क्लास से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। यहाँ पे देखिए जाइगोटीन में लिखा है क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड, यहाँ पे जस्ट इनिशिएट हुई है, ये जस्ट एक दूसरे को टच हुए हैं। होती है क्रॉसिंग ओवर पैकीटीन स्टेज में, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रही है। डिप्लोटीन तक जाते जाते ये कंप्लीट हो गई है, और अल्टीमेटली ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स जिन्हें क्रॉस ओवर्स बोलते हैं वो बन गए। एक टर्म आता है लिंकेज ग्रुप। ऑल जीन्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स हैं वही तो लिंक होंगे आपस में, उन सबको कंबाइन कर दे तो बन जाता है लिंकेज ग्रुप। नंबर ऑफ डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स इन ए स्पीसीज इज एज ए रूल इक्वल टू इट्स गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। ड्रोसोफिला में 5 लिंकेज ग्रुप होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। आप बोलोगे कि ड्रोसोफिला में तो है ही 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो 5 क्यों बनेंगे? तो 5 इसलिए बनेंगे कि X का अलग होगा, Y का अलग होगा। सेम ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स होते हैं, तो 22 तो बन जाएंगे ऑटोसोम्स के, 23rd बन जाएगा X क्रोमोसोम का, 24th बन जाएगा Y क्रोमोसोम का। What is a chromosome map? How it is created? Straight line drawing depicting the linked genes and the distances का मतलब है recombination frequencies between them is known as chromosome map. The procedure for chromosomal mapping was invented by Sturtevant in 1911। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा VANT है स्टर्टवेंट के स्पेलिंग, ये दिखाया हुआ है क्रोमोसोमल मैप। वाई डिडंट मेंटल ऑब्जर्व लिंकेज? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, 9331 का रेशो नहीं मिला, लेकिन वो आगे काम नहीं कर पाया। लेकिन 99% ऑफ उसके एक्सपेरिमेंट्स में डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जब उसने किए तो उसको लिंकेज नाम की चीज़ नहीं मिली, हमेशा 9:3:3:1 का ही रेशो मिला। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।